एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्राची पवार एकेडमी पर। ठीक है, और सिलेक्शन मेट पर भी। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने यूपी टेट के लिए। हम जो है आपका सीडीपी का सेक्शन कर रहे हैं कंप्लीट। आपको सीडीपी मैं यहाँ पर करा रही हूँ। ठीक है, और उसके आज क्लास नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 2 लर्निंग चल रहा है और उसका पार्ट नंबर 3 है लर्निंग का। इससे पहले लर्निंग क्या होती है वो पढ़ चुके हैं, उसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं, अधिगम की विधियाँ वो पढ़ चुके हैं। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के नियम। तो पहले की जो क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाना, आपको वहाँ पर सारी वीडियोस एक साथ लाइंड अप मिल जाएंगी। ठीक है, कंप्लीट सीडीपी का सिलेबस आपको कराऊंगी। साथ ही साथ वीक में एक पीवाईक्यू की क्लास भी आपको करवाती हूँ, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, ईवीएस का हो, या आगे या चल के मैथ्स का और साइंस का भी आपको करवा देंगे, सोशल साइंस का भी करवा देंगे। ठीक है, तो अब चलिए, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आज के पहले पॉइंट की। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट आपके सामने है वो है अधिगम के नियम की। अगर हम बात करें तो ये जो अधिगम के नियम है ये थॉर्नडाइक के अनुसार हम बात करें कि इन्होंने दिए हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, जिनको हम सिर्फ थॉर्नडाइक के नाम से जानते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम यानी कि लर्निंग को स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कि जो आपका उद्दीपन अनुक्रिया होती है उसके कनेक्शन के रूप में समझाया और कुछ प्रमुख नियम दिए। ठीक है, उद्दीपन और अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स को बोला जाता है। ठीक है, कि कहीं से स्टिमुलस होता है उद्दीपन और उससे क्या होती है फिर अनुक्रिया होती है, रिस्पॉन्स आता है। तो ये जो अधिगम के नियम है किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है अपने स्टिमुलस रिस्पॉन्स के थ्रू जो है उद्दीपन अनुक्रिया के रिस्पॉन्स के थ्रू इनको समझाया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला जो आपका लॉ आता है वो आता है तत्परता का नियम। पहला कौन सा आता है आपका? तत्परता का नियम, जिसको हम लॉ ऑफ रेडीनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस बोलते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जब व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से सीखने के लिए तैयार होता है, यानी जब व्यक्ति रेडी होता है तो अधिगम बेहतर तरीके से होता है। तो वही क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि जो सीखने वाला व्यक्ति है, चाहे वो बच्चा हो या कोई व्यक्ति हो, ठीक है, वो क्या है? सीखने के लिए क्या है? बिल्कुल तैयार है। ठीक है, वो रेडी है फिजिकली भी और मेंटली भी। तो वो लॉ ऑफ रेडीनेस के अंतर्गत आता है। तो अधिगम उसमें उस प्रकार से जब वो बिल्कुल तैयार होगा तो सबसे बेहतर तरीके से होगा। तैयार होने पर कार्य करने में संतोष भी मिलता है, सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। अगर बच्चा सीखने के लिए बिल्कुल रेडी है फिजिकली भी मेंटली भी, तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है सीखने पर। तैयार ना होने पर कार्य में क्या होता है? एक जो है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो मन से ही काम को नहीं कर रहा होता, तो इसलिए उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तैयार ना होने पर भी सीखना बेहतर की जगह क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो अगर लॉ ऑफ रेडीनेस है, यानी कि सीखने के लिए जो बच्चा है वो तत्पर है, तो वो बढ़िया तरीके से सीख सकता है। जैसे यदि बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है तो वो जल्दी सीखेगा। ज़बरदस्ती पढ़ाने पर वो क्या करेगा? पढ़ना भी नहीं चाहेगा और ना कुछ पढ़ पाएगा, कुछ सीख पाएगा। लेकिन अगर बच्चा है तो वो अच्छे पढ़ने के लिए रेडी है, मन से पढ़ना चाह रहा है, तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा। तो लॉ ऑफ रेडीनेस आपको क्लियर है? जब बच्चा मन से और शरीर से बिल्कुल रेडी होता है कुछ भी सीखने के लिए, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, कुछ भी सीखने के लिए, तो वो अच्छे तरीके से सीख पाता है। सेकंड, आगे बात करते हैं। अच्छा, इसका शिक्षण में क्या यूज़ हो सकता है? बच्चों की रुचि जगाएं। ठीक है, शिक्षण में कैसे कर सकते हैं? बच्चों का इंटरेस्ट आप जगाओगे तो बच्चा सीखने के लिए रेडी होगा। तो बच्चों की जो इंटरेस्ट है वो उसको क्रिएट करवाएं, टीचर का ये काम है। पूर्व ज्ञान से जोड़ें और उसको मोटिवेट करें। ठीक है, बच्चों को आप कुछ सिखा रहे हो, बच्चा नहीं समझ पा रहा, तो उसको किसी ना किसी या तो प्रैक्टिकल चीज़ से जोड़कर उसको सिखाओ जो उसके लाइफ से रिलेटेड हो, या उसने अगर कुछ पहले सीखा हुआ है तो उससे कनेक्ट करके उसको पढ़ाओ और बच्चे को मोटिवेट करो। तो बच्चा जो है रेडी होने लगेगा धीरे धीरे सीखने के लिए। वो रेडी होगा, उसमें खुद से उत्सुकता आएगी सीखने की, तो वो अच्छे से सीख पाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला है आपका अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो उससे भी हम उस कार्य को सीख जाते हैं। तो यही लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है। ये दो भागों में बांटा जाता है। सिंपल आप समझ के अभ्यास का नियम, जब हम किसी कार्य को अभ्यास कर करके सीखे, प्रैक्टिस कर करके बार बार कर करके उसको सीखते हैं, तो वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आता है। तो याद रखना ये दो भागों में होता है, ये दो पार्ट्स में होता है।
एक तो इसमें होता है लॉ ऑफ यूज़ यानी कि उपयोग का नियम, दूसरा अनुपयोग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिसयूज़। जितना अधिक अभ्यास होगा सीखना उतना मजबूत होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक्स लर्निंग परमानेंट। परफेक्ट प्रैक्टिस से हमारी लर्निंग परफेक्ट भी होती है और परमानेंट भी होती है। एक किसी क्वेश्चन को आपने 2 बार पढ़ा तो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो गया, 4 बार पढ़ोगे तो और लंबे समय तक आप उसको याद रख पाओगे। तो वही क्या है, उपयोग का नियम है कि जितना ज़्यादा उपयोग करोगे, जितनी बार उस काम को करोगे या पढ़ोगे किसी चीज़ को, वो उतना ज़्यादा परमानेंट आपके साथ रहेगा। दूसरा अनुपयोग का नियम, अभ्यास ना करने पर सीखा हुआ भी कमज़ोर पड़ जाता है। आपने कुछ सीख लिया, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ आपने कुछ सीख ली, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, अभ्यास नहीं किया, उसका कभी यूज़ नहीं किया, तो आप धीरे धीरे उसको भूल जाओगे। वो वीक आपका पार्ट होता जाएगा या वो टॉपिक आपका वीक होता जाएगा। जैसे गणित के सवाल रोज़ करने से अच्छे हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं करोगे, प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे, तो आप उसके फॉर्मूला भी भूल जाओगे, फॉर्मूला भूल जाओगे तो फिर क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो ये 2 यूज़ आते हैं, 2 जो है लॉ आते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास के नियम में। एक तो आपका उपयोग का नियम आता है कि किसी चीज़ को अगर उपयोग करते रहोगे बार बार तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा या आपके साथ रहेगा। दूसरा, अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप धीरे धीरे उसको भूल जाओगे। तो ये आपका अभ्यास का नियम होता है। आगे अगर हम बात करें तो इसमें अगर शिक्षण में क्या इसका यूज़ कर सकते हैं, तो अभ्यास का नियम है सबसे ज़्यादा अभ्यास करवाना, ठीक है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अभ्यास करवाओ प्रैक्टिस करवाओ, अभ्यास करवाओ प्रैक्टिस करवाओ, ठीक है। होमवर्क दो बच्चों को तो वो उसको जो क्लास में पढ़ा है फिर से घर जाके पढ़ेगा, करेगा उसको, तो उसकी याद लंबे समय तक रहेगा। और रिवीजन करवाओगे तो भी, रिवाइज करने का मतलब ही क्या है, दोहराना, दोहराएगा तो उसकी फिर से प्रैक्टिस होगी तो बढ़िया तरीके से उसको सीख पाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये 2 जो लॉ है, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तीसरा हम बात करते हैं, जो तीसरा नियम है वो है प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या आता है कि जिस क्रिया के बाद हमें एक रिवॉर्ड मिले, हमें एप्रिसिएशन मिले, दूसरे लोग हमारी तारीफ़ करें, ठीक है। अगर किसी काम को करने से या किसी चीज़ को पढ़ लेने से दूसरा कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है, हमें अप्रिशिएट कर रहा है या कोई हमें प्राइज़ दे रहा है, तो हमें उस काम को करने की प्रेरणा और जगेगी, तो हमारा व्यवहार उसमें मजबूत होगा। लेकिन उल्टा अगर इसका कर दे कि किसी काम को करने से हमें पनिशमेंट मिले या अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले या कोई मोटिवेट ना करे, कोई शाबाशी ना दे, तो उस कार्य के प्रति, उस पर्टिकुलर कार्य के प्रति बच्चे का व्यवहार कमज़ोर हो जाएगा। जैसे अगर छात्र को सही उत्तर में प्रशंसा मिलेगी, उसको प्रेज़ किया जाएगा, तो वो और अच्छा परफॉर्म करेगा कि हाँ मुझे प्रेज़ किया गया है, इसका मतलब मैंने कुछ अच्छा किया है तो मुझे और अच्छा करना चाहिए। और अगर वो कुछ उसने अच्छा नहीं किया तो उसे प्रेज़ भी नहीं मिलेगी, है ना, उसको डिमोटिवेशन मिलेगा जब उसको कोई भी प्रेज़ नहीं करेगा। तो ये प्रभाव का नियम है कि अगर अच्छा किया तो अच्छा प्रभाव मिला तो बच्चा और कोशिश करेगा अच्छा करने की। लेकिन अगर वो अच्छा नहीं कर पाया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, नेगेटिव उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा बच्चे पर, कि वो जो है सीखने के लिए और डिमोटिवेट ही हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। इस शिक्षण में इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे को देना चाहिए। बच्चा अगर ट्राई कर रहा है तो उससे भले गलती हो जाए किसी काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी आप उसको क्या करो, उसको रीइंफोर्स करो, उसको प्रेरित करो कार्य करने के लिए, उसकी प्रशंसा भी करो कि वेरी गुड, कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई किया, फिर से करो। तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहिए और पनिशमेंट का सीमित उपयोग करें। ज़्यादा पनिशमेंट वगैरह बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उससे बच्चा क्या होगा, उस चीज़ से डरेगा करने से, है ना, उससे दूर भागेगा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो बच्चे के साथ उसको आगे अच्छे से सीखने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। थॉर्नडाइक के कुछ सेकेंडरी लॉज भी हैं। प्राइमरीली तो प्राथमिक रूप से सीखने के 3 नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और तीसरा हमारा कौन सा था, प्रभाव का नियम। इसके बाद थॉर्नडाइक ने कुछ सेकेंडरी लॉज भी दिए जिनमें बहु प्रतिक्रिया का नियम है, मल्टीपल रिस्पॉन्स है, ठीक है, मनोवृत्ति का नियम है, सेट और एटीट्यूड, आंशिक क्रिया का नियम है, प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स है, प्रतिक्रिया द्वारा समानता, रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, सहचर्या परिवर्तन का नियम है, एसोसिएटिव शिफ्टिंग का नियम है। अब इसमें क्या क्या है तो ध्यान से समझिएगा। जो बहु प्रतिक्रिया का नियम है इसमें क्या है, व्यक्ति समस्या के कई समाधान खोजता है। बहु प्रतिक्रिया, बहुत सारे रिस्पॉन्स देना, मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी कि कई समाधान खोजे गए, ट्रायल एंड एरर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो जब किसी भी स्टिमुलस के
है ना, किसी भी क्रिया के ज़्यादा जो है समाधान ढूंढे जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, बहुप्रतिक्रिया। जिसकी ज़्यादा प्रतिक्रिया हो, एक से ज़्यादा प्रतिक्रिया दी जाए, यानी कि किसी समस्या के जब कई समाधान खोजे जाएं, वो मल्टीपल रिस्पॉन्स में आता है। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, एटीट्यूड की बात यहाँ पर हो रही है। तो सीखना व्यक्ति के एटीट्यूड पर निर्भर करता है। बिल्कुल, बच्चे का एटीट्यूड या अभिव्यक्ति शिक्षा को लेकर या उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कैसी है, बच्चा किस तरह से उसको सीखना चाह रहा है या नहीं सीखना चाह रहा, ये भी सीखने पर डिपेंड करता है। तो बच्चे की मनोवृत्ति, मन कैसा है सीखने के प्रति उस कार्य को, ये भी उसको अफेक्ट करता है सीखने को। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, महत्वपूर्ण भागों पर ध्यान देने से सीखना बेहतर होता है। किसी भी प्रोसेस में कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं, फिर उनके अंदर सब भाग यानी कि सब टॉपिक्स होते हैं, उपभाग होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं उन पर ध्यान देने से भी जो है सीखना बेहतर बच्चे का होता है ना। तो इसमें क्या, ये आंशिक क्रिया के नियम में आता है, महत्वपूर्ण भागों पर ध्यान देने से सीखना बेहतर होता है। ठीक है, मान लो कोई भी एक किसी चीज़ के बारे में टीचर बच्चे को बता रहा है, तो उसका मेन पर्पस उस टॉपिक का क्या है, अगर बच्चे ने वो सीख लिया, महत्वपूर्ण भागों पर उसने ध्यान दे लिया, तो वो उस टॉपिक को समझ जाएगा। ठीक है, आगे है प्रतिक्रिया द्वारा समानता, नई स्थिति में पुराने अनुभव का प्रयोग करना। ये प्रतिक्रिया द्वारा समानता है, यानी कि पहले कुछ आपने कार्य ऐसा किया जो अब वाले कार्य से कुछ समान प्रतीत होता है, तो अपने पहले के एक्सपीरियंस को अब आप नई सिचुएशन में यूज़ कर पाओ, ये प्रतिक्रिया द्वारा समानता होता है। फिर एक सहचर्य परिवर्तन, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसमें क्या होता है, एक स्टिमुलस को दूसरे से जोड़कर प्रतिक्रिया को बदलना, है ना। एक कंडीशन जो दूसरी कंडीशन से क्या हो रही है, मैच हो रही है, तो आपने क्या किया, अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर दिया, है ना, एक्सचेंज हो गए रिस्पॉन्स आपके। तो ये एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य परिवर्तन में आता है। एक स्टिमुलस को जब दूसरे से वो जुड़ा तो वो क्या हो गया, उसका रिस्पॉन्स आपका चेंज हो गया, प्रतिक्रिया उसकी बदल गई। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। क्लियर है इतनी बात। तो ये जो आपका 5th पॉइंट था, आपने समझा, एक स्टिमुलस को दूसरे से जोड़कर प्रतिक्रिया बदलना। इसमें समझो, इसमें क्या है कि मान लो आपने बच्चे ने कोई व्यवहार सीखा है ना, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, फिर आपके उसके सामने ऐसी ही कोई सिचुएशन बाद में आ रही है, तो वो उसी की तरह क्या करता है, नई परिस्थिति में उसका जो है यूज़ करता है अपनी पहले सीखी हुई सिचुएशन का। तो इसमें ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसी पर बेस जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा नियम कहता है कि अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है। तो ये कौन सा नियम कहता है, अभ्यास का नियम कहता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है, या लॉ ऑफ प्रैक्टिस क्या कहता है कि अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है, अभ्यास का नियम। दूसरा है, रिवॉर्ड मिलने पर व्यवहार मजबूत होता है। ये कौन सा नियम है, ये प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट। रिवॉर्ड उसको मिला तो पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, रिवॉर्ड नहीं मिलता तो उस पर नेगेटिव इफेक्ट होता है बच्चे पर, तो ये प्रभाव के नियम में आता है। आगे अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन और है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का थ्योरी जो किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम और जो महत्वपूर्ण आपके नियम हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो लाइक ज़रूर कर देना। आप किसी भी टेट ग्रुप में शामिल हो, टेट, यूपी टेट या सी टेट, तो प्लीज़ इस लिंक को शेयर कर देना। ठीक है, रीट वगैरह में भी ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। अगर आप रीट में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी, क्योंकि CDP आती है, तो वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें काम आएंगी। साथ ही साथ अगर इसी तरह आप हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे वीडियो के आते आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाए। और महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए, रिजल्ट, न्यू वैकेंसीज़, एग्ज़ाम डेट, इन सब के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। सिलेक्शन मेट जो हमारा मेन चैनल है उसी का टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तुरंत आप उससे जुड़ सकते हैं। और DSSB या और भी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप सिलेक्शन मेट से ज़रूर जुड़िएगा, जो कि हमारा मेन चैनल है। ठीक है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के साथ। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी करते रहिए, बाय बाय।